उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे, सर रियासतें कहां से पढ़ें। चलिए रियासतों को पढ़ते हैं विथ डिटेल। और इस रियासत के अंदर मैं आपको मध्य प्रदेश का होल डायमेंशन बताऊंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की रियासतों को बताऊंगा और उसमें सबसे पहले हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे रियासतों में। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन सा राजवंश सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भैया घंटी बज गई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और गौड़ वंश या गौड़ राजवंश को आज हम डिटेल में करेंगे कि आखिर गौड़ राजवंश में कौन कौन राजा हुए, क्या उनकी स्टोरी हुई और आखिर हमें उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ना चाहिए इस पर फोकस करना है हमें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और गौड़ राजवंश के बारे में जानते हैं। आप लोगों को एक बात जरूर पता होगी कि हमारे यहाँ एक गौड़ ट्राइब है मध्य प्रदेश में भी और पूरे भारत देश में भी। ये बात आपको और पता होगी कि जो गौड़ जनजाति है हमारे यहाँ, वह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे बड़ी जनजाति है गौड़। ये बात आपको पता होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि गौड़ राजवंश डायनेस्टी कैसे बना, क्या क्या रहा, कौन कौन महत्वपूर्ण रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गौड़ डायनेस्टी के अभिलेख हमें कहां कहां से मिले हैं, कहां कहां से हम गौड़ राजवंश का अध्ययन करते हैं। शुरुआत यहां से, तो हमारे सामने शुरुआत करते हैं तो रामनगर शिलालेख आता है, हृदय शाह का था। इसके बारे में डिटेल आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर दूसरा विवरण हमको मिलता है कैप्टन स्लीमन के द्वारा 1837 में प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कैप्टन स्लीमन कौन है, इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था। और आपको यह भी बता देता हूं कि इनके नाम पे मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है जो कटनी जिले में आता है, उसका नाम है सिलेमनाबाद। अगली बात आती है तीसरा विवरण, कैप्टन वार्ड ने मंडला की बंदोबस्त रिपोर्ट में गौड़ डायनेस्टी की जितने भी राजा हुए उनका विवरण दिया है। चौथा विवरण कहां मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इसको आप कैसे, गौड़ से निकला है ये गणेश नृप वर्णनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा गणेश भगवान वाला नहीं है। ठीक है, गौड़ राजवंश के तो गणेश नृप वर्णनम, ये क्या है, गौड़ राजवंश के जितने राजा हैं उनका क्या है, ये विवरण है। एक संस्कृत श्लोक है, ये लिखा किसने इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, आगे अपन इस पे बात करेंगे। इन सभी मतों को मानते हुए हम ऐसा मानते हैं कि गौड़ वंश के पहले शासक कौन हुए, यादव राय हुए। कौन हुए, यादव राय। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। गौड़ राजवंश की कैसे स्थापित हुआ, क्या क्या कहानी रही। तो भैया एक बात आपको यहां पे और बता दूं कि आपको बता दें हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी प्री को लेके, जिसका नाम है स्पर्धा। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखेगा वो आपको कौन सा ऐप की लिंक, उसको डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए। और मैंने करंट अफेयर और हिंदी की भी क्लासेस वहां लॉन्च की हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। स्टार्ट करते हैं। तो भैया गौड़ राजवंश या गढ़ा राज्य की स्थापना कहां हुई, तो भैया ध्यान रखिएगा एक था सेहल गांव, वहां के निवासी थे जोध सिंह पटेल, उनके बेटे थे यादव राय। 1928 से लेके 1328 से लेके 1328 से लेके 1440 के मध्य, ठीक है, अंधकार युग माना जाता है उस समय को। वहां पे स्टार्ट हुई गढ़ा राज्य या गौड़ राजवंश की स्टोरी। ठीक है, एक ऐसी जनश्रुति है कि मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त हैं गौड़ लोग, मध्य प्रदेश के खासकर गौड़ जनजाति के लोग। तो यादव राय को स्वप्न आया कि वो जाके सर्वे पाठक नाम के एक ब्राह्मण से मिले, ऐसी स्टोरी है, और क्या करे, गढ़ा वंश की स्थापना करे। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, सर्वे पाठक के आदेश पे, कहां की राजकुमारी, भैया रत्नावली दमोह की राजकुमारी थी। अब उनको गढ़ा की राजकुमारी जरूर कह रहे हैं हम, पर बेसिकली वो दमोह की राजकुमारी थी, उनसे शादी की। और उसके बाद गढ़ा वंश की या तो गौड़ वंश की नींव पड़ी। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो आपको एक स्टोरी और यहां पे बताता हूं, जैसे चिड़िया उड़ी वैसे स्टोरी आपके सामने उड़ के आएगी। चलिए, तो गढ़ा वंश के संस्थापक के रूप में यादव राय की पुष्टि
रामनगर के शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम के उल्लेख से होती है। इस वंश को ध्यान रखिएगा, पुलत्स्य वंशी संग्राम शाह, पुलत्स्य वंशी कहा जाता है। पुलत्स्य वंशी वर्ड कहां से आया, सबसे पहले यहां फोकस करिएगा, देखिए लिखा हुआ है ये पुलत्स्य वंशी। पुलत्स्य वंशी क्या है, तो भैया आपको बता देता हूं कि हमारे जो रावण है उनके पिताजी को पुलत्स्य कहा जाता था, पुलत्स्य ऋषि भी कहा जाता था, ठीक है। और आपको बता दें उनके बेटे रावण हुए, और रावण के बेटे कौन हुए, मेघनाथ हुए। और इसीलिए गौड़ जनजाति जो होती है वो मेघनाथ को और रावण को अपना पूर्वज या वंशज मानती है, इसलिए वो मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। जब मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ेंगे आप, तो आपको यह बात और क्लियर हो जाएगी कि जो पुलत्स्य वंशी हैं वह क्यों कहे जाते हैं गौड़ राजवंश के लोग। आपसे पूछा जा सकता है ना कि पुलत्स्य वंशी कहां से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के गौड़ राजवंश से संबंधित है। क्यों कहा जाता है यह भी बता दिया, और यह भी बता दिया कि मेघनाथ की पूजा करते हैं गौड़ जनजाति के लोग, और उसमें संग्राम शाह, रानी दुर्गावती जैसे लोग, रानी अवंतीबाई, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे लोग हुए इसी गौड़ राजवंश में। ये सबसे महत्वपूर्ण नाम मैंने आपके सामने ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं गढ़ा कटंगा या गढ़ा मंडला की बात। तो गढ़ा कटंगा से यहां तात्पर्य जबलपुर से है, और गढ़ा मंडला से तात्पर्य मंडला से है। जहां ध्यान रखिएगा अकबरनामा में गढ़ा मंडला को गढ़ा कटंगा कहा है, और यह जगह ध्यान रखिएगा जबलपुर में है। गढ़ा मंडला अलग है और गढ़ा कटंगा अलग है, क्योंकि अकबरनामा में ऐसा लिखा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, तो 17वीं शताब्दी में एक गौड़ राजा थे नरेंद्र शाह, उन्होंने रामनगर, मंडला की एक जगह है, वहां से राजधानी मंडला जो आज प्रॉपर मंडला है वहां स्थानांतरित की थी, और गढ़ मंडला कहा जाने लगा गौड़ राजवंश को, ठीक है। और आपको यह भी बता देता हूं कि गौड़ राजवंश की जानकारी मैंने आपको यहां बताया था मंडला के संस्कृत शिलालेख से मिलती है, जहां यादव राय से लेके हृदय शाह तक 54 राजाओं का उल्लेख है। ये वही रामनगर अभिलेख है जिसके बारे में मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो वो किसका शिलालेख है, तो वो हृदय शाह का ही शिलालेख है, जिसमें 54 रूलर्स का विवरण है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यादव राय की। तो गौड़ वंश के संस्थापक थे यादव राय, जिनका जन्म कहां हुआ था, सेहल गांव में हुआ था, और सेहल गांव बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिताजी का नाम क्या था, जोध सिंह था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है लॉजी बालाघाट में एक हैह वंश था, ठीक है। ये छोटा सा कहीं पे रहा होगा, एक है, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बड़ा राजवंश। वहां कहीं यहाँ के लोग नौकरी करते थे, गौड़ वंश के लोग, और वहां से दमोह के शासक रत्नावली से, मैंने अभी आपको बताया था, शादी करी किसने, यादव राय ने, और गौड़ राजवंश की स्थापना की। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या किया यादव राय ने। और आपको मैंने कि गणेश नृप वर्णनम अभिलेख के अनुसार ऐसा आपसे पूछेगा, तो भैया ये देखिए घंटी जी बज गई हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ें। आपको बता दें गणेश नृप वर्णनम अभिलेख के अनुसार क्या हुआ, यादव राय को नागवंशी कछवाहा राजपूत माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, और कभी आप मेंस लिख रहे होंगे तो गणेश नृप वर्णनम ये 3 मार्कर के अंदर आ सकता है, तो उसको आपको ढंग से लिखना है। अकबरनामा के अनुसार क्या हुआ था, उसके उत्तराधिकारी किसके, यादव राय के कौन कौन हुए, खरजी हुए, खरजी के बाद कौन हुए, गोरक्षदास हुए, फिर सुखन दास हुए, फिर अर्जुन दास हुए, फिर संग्राम शाह हुए, और ऐसे आगे बढ़ते चले गए। इनका विवरण किसमें है, अकबरनामा में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं भैया हमारे यादव राय के बाद खरजी, फिर गोरक्षादास। अब अपन बात करते हैं सुखन दास की। इनका दूसरा नाम संगिन दास है। 1480 से लेके 1500 तक इनका शासन रहा। इसके पहले वाले मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे। तो एक बात यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम सैन्य शक्ति को किस गौड़ राजा ने बढ़ाया,
तो आपको ध्यान रहना चाहिए, पता होना चाहिए, सुखन दास ने बढ़ाया और 500 घुड़सवार और लगभग 60,000 पैदल सैनिक इन्होंने अपने पास रखे। वो कौन थे? सुखन दास थे। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो गौड़ राजवंश की शुरुआत यादव राय से हुई, फिर अभी अपन सुखन दास तक पहुंचे हैं। खरजी और गोरक्षा दास को तो देख लिया है। अब अगली बात करते हैं अर्जुन दास की। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1500 से लेके 1510 तक, मतलब लोधी वंश के समकालीन थे ये। और आपको मैं ये बता दूं कि अकबरनामा के अनुसार लगभग 40 साल के रहे होंगे कौन? अर्जुन दास, जब ये सिंहासन पर बैठे। और ध्यान रखिएगा उसी समय जब 40 वर्ष की उम्र थी तो इनके एक बड़े पुत्र थे अमान दास, जिसे अमहण दास कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था, जिसका उल्लेख कहां मिलता है हमें? ठरका। ठरका का एक शिलालेख है जिसे ठरका सती का शिलालेख है, ध्यान रखिएगा। ठरका एक जगह है दमोह के पास और वहां 2 सती लेख हैं। उसके अकॉर्डिंग जो अमहण दास या आमन दास या तो संग्राम शाह, संग्राम शाह के ही ये दूसरे नाम हैं। कौन कौन से? अमहण दास और आमन दास। ध्यान रखना है आपको, किसके ये नाम है? संग्राम शाह के। और ये पुत्र किसके थे? अर्जुन दास के। तो उन्होंने अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, और अपने पिता को मार दिया और खुद राजा बन गया। कौन? संग्राम शाह। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको अगर लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं और ब्रीफ कर दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कहां आए थे? अर्जुन दास के समय गौड़ राज या गढ़ा राजवंश के अंतर्गत आए थे, जिसका उल्लेख कहां है यह भी पूछा जा सकता है। तो सिख धर्म का एक ग्रंथ है सूरज प्रकाश, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। और उन्होंने अमरकंटक, गढ़ा, उज्जैन और इन जगहों की यात्रा की। ये जगह आप याद ना रखें, पर ये जरूर याद रखें कि भैया गढ़ा राजवंश में नानक देव आए थे। इसका विवरण कहां पे है? तो सूरज प्रकाश एक रचना है, उसमें है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि गुरुद्वारों में है। ठीक है, चलिए। और अगली बात क्या है? इसी कालक्रम में जैन संत स्वामी थरण तारण का भी यही अभ्युदय हुआ, मतलब यही ये क्या हुए? जन्म लिए। और जबलपुर में ही बिलहरी, बिलहरी एक जगह है, बिलहरी जबलपुर में। और वहीं किसका जन्म हुआ? थरण तारण दास जी का, जो कि किसके समकालीन थे? अर्जुन दास के समकालीन थे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं अमहण दास संग्राम सिंह या संग्राम शाह, 1510 से लेके 1543 तक, 1510 से लेके 1543 तक। और अभी आपको मैंने बताया कि ठरका अभिलेख जो 2 सती लेख हैं कहां है? दमोह में है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 1510-13 से लेके मध्य में यहां पे सिंहासन में बैठा, मतलब 1510 से लेके 1513 के बीच। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अभी अपन बात करते हैं भैया कौन सी उपाधि के साथ संग्राम शाह सिंहासन पर बैठा? तो महाराज श्री राजा अमहण दास देव की पदवी के साथ कहां बैठा? ये सिंहासन में बैठा। अब संग्राम शाह की उपाधि कहां से आई? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो फरिश्ता के अनुसार इसी समय रतनपुर में कलचुरी वंश का शासन था और पुरुषोत्तम सहाय का शासन था। तो सुल्तान इब्राहिम लोदी का कुपात्र बनने के उद्देश्य इन्होंने क्या किया? जलाल उनका भाई था, यहां पे ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोदी भी वहां पे अपने पिताजी से युद्ध कर रहा था। किसका युद्ध कर रहा था वो? अपने पापा से। भैया उत्तराधिकारी युद्ध कर रहा था। तो जलाल किसका भाई था? इब्राहिम लोदी का। उसको पकड़कर दे दिया किसने? संग्राम शाह ने। किसको? इब्राहिम लोदी को। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है जलाल किसका भाई था? तो इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है, और 1518 में सुल्तान को सौंप दिया, मतलब इब्राहिम लोदी को सौंप दिया। इससे फायदा क्या हुआ गौड़ राजवंश को? अब दिल्ली सल्तनत इन पर आक्रमण नहीं करेगी, तब तक ये क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। और दिल्ली सल्तनत भरोसा करेगी किस पर? भैया गौड़ राजवंश पर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब अगली बात करते हैं, अमहण दास ने को संग्राम शाह की उपाधि कहां से मिली? तो भैया ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे दमोह में चौकोर सोने के सिक्के हैं, वहां पे अंकित लिखा है संग्राम सिंह लिखा है। और संग्राम शाह की पदवी गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सुल्तान बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता की थी
अमहर दास ने उनकी, ठीक है, किसकी? सुल्तान बहादुर की। इसलिए सुल्तान बहादुर ने संग्राम शाह की उपाधि दे दी, किसको? अमहर दास को। उनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति, ठीक है। और इसका उल्लेख कहां है कि इनकी दो पत्नियां थी, पद्मावती और सुमति? एक श्लोक भी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। खैर चलिए, यहां से इसका रिलेशन नहीं है, पर आगे बढ़ते हैं। पद्मावती तथा सुमति का उल्लेख संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है रस रत्नमाला, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। अब आगे बात करते हैं। इनके दरबार में एक व्यक्ति थे, दामोदर मिथिला ठाकुर। क्या नाम था उनका? संग्राम शाह के कोर्ट में थे, दरबार का मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। उनका नाम क्या था? दामोदर मिथिला ठाकुर, ठीक है। तो दामोदर मिथिला ठाकुर ने, यहां पे दामोह लिख गया है, ये दामोदर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संग्राम शाही विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय, ये दो निबंध थे जो किसने लिखे? दामोदर ठाकुर या मिथिला ठाकुर ने, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो अब अपन आपको आगे ले चलते हैं अगली बात पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 2 मिनट आप एक काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ें। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ईरा इंस्टीट्यूट का, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक। वहां पे आप टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप यूट्यूब चैनल से तो जुड़ ही रहे हैं हमसे, वहां पे आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज या करंट की क्लास या हिंदी भाषा की क्लास मेंस के लिए अटेंड कर सकते हैं विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं। पद्मावती से दो पुत्र थे, किसको? संग्राम शाह को। कौन कौन? यहां दलपति कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं कहीं दलपत लिखा रहता है, हम दलपत मान के चलेंगे, ठीक है। दलपति शाह और चंद्र शाह थे, ठीक है। दलपति शाह ने चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। रानी दुर्गावती के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं, मैं अभी उनको ब्रीफ में पढ़ाऊंगा आपको। तो उनका विवाह किससे हुआ? दलपति शाह से हुआ 1542 1542 में, आगे बताऊंगा। संग्राम शाह की मृत्यु जो हुई वो 1541 से लेके 1543 के बीच मानी जाती है। सर्वमान्य तिथि 1543 है जब संग्राम शाह की डेथ हुई। एज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, ये नहीं पूछेगा। आपको बता दूं, रामनगर के शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम के अनुसार संग्राम शाह के अंतर्गत 52 गढ़ थे। गढ़ का मतलब होता है किले, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है गढ़ उस समय एक यूनिट था, स्टेट यूनिट की तरह काम करता था, जिसे आज हम तहसील कहते हैं। मतलब 52 तहसीलें किसके अंतर्गत थी? संग्राम शाह के अंतर्गत थी। और ऐसा कहां मिला? गणेश नृप वर्णनम में और रामनगर शिलालेख में। अगली बात क्या है? संग्राम शाह के एक सिक्के में पुलत से वंशी इन्हें कहा गया है, जिसकी स्टोरी मैंने अभी आपको बता दी। और रस रत्नमाला, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी दो पत्नियां थीं, ये रस रत्नमाला में विवरण मिलता है। और ये रत्नमाला की रचना किसने की थी? संग्राम शाह ने खुद की थी। ये हमसे पूछा जा सकता है, प्री मेंस दोनों के अंदर आपसे पूछे रस रत्नमाला, तो आप उसमें लिखिएगा संग्राम शाह की रचना, गौड़ राजवंश का विवरण, और उसके आगे लिखिएगा गौड़ राजवंश की प्रमुख रानियां पद्मावती और सुमति का उसमें विवरण मिलता है। 3 पॉइंट हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अबुल फजल के अकबरनामा के अनुसार क्या हुआ था? गढ़ राजवंश के पूर्व में रत्न, अब इसका विस्तार कहां से कहां तक था, मुद्दा ये है। तो पूर्व में रत्नपुर, पश्चिम में रायसेन तक फैला हुआ था और यह स्थिति दुर्गावती के समय थी। ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने अकबरनामा के अंदर। अब आपको मैंने बताया 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? दलपत शाह से हुआ। दलपति शाह जो संग्राम शाह के क्या थे? बेटे थे। अब आप आते हैं थोड़ा रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती के पिताजी का नाम सालवाहन था और वो शासक थे महोबा के। मतलब रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ वो महोबा के किले में हुआ। यहीं पर मैं आपको बता दूं, एक दूसरा मत भी है जो स्मिथ और कनिंघम का है। वो ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समकालीन कंटेम्पररी शेरशाह सूरी के कलिंजर के किले के जो राजा थे कीरत सिंह, वो दुर्गावती के पिता हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसे गलत माना जाता है। नवीन प्राप्त ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ये क्या है? गलत है।
तो हम किसको मानेंगे? सार्वभौमिक रूप से सत्य सालवाहन जी कौन थे? दुर्गावती जी के पिताजी थे। इतनी बात आपके समझ में आ गई तो अपन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दलपत शाह जी कब राजा बने 1543 में संग्राम शाह की डेथ के बाद। अब यहां पे बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, राजधानी गढ़ा से सिंगोरगढ़ स्थानांतरित करी और ये सिंगोरगढ़ का किला बनवाया किसने था? यहीं पे बता देता हूं, संग्राम शाह ने बनवाया था। और ये है कहां पे? तो दमोह में है। कहां है? दमोह में। ये बात आपको पता होगी। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, रामनाथ कोविंद जी, कौन? रामनाथ कोविंद जी यहां की यात्रा में थे कोविड से पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में बहुत ज्यादा चर्चा में आया था सिंगोरगढ़ का किला। 1550 में दुर्गावती ने दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई तो उनके जो बेटे थे वीर नारायण देव, कौन थे उनके बेटे? वीर नारायण देव, उनकी संरक्षिका बनके दुर्गावती जी ने क्या किया? शासन किया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दलपत शाह जी मात्र 7 वर्ष तक शासन में रहे। तो अब रानी दुर्गावती के बारे में बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर 1524 रानी दुर्गावती जी का जन्म महोबा के किले में हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये मोस्ट आईएमपी डेट इसलिए है, जो 5 अक्टूबर रानी दुर्गावती जी का जन्म है उसी दिन मध्य प्रदेश में बालिका दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और आपसे पूछे रानी दुर्गावती किस राजवंश से थी, तो गौड़ राजवंश से थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली बात क्या है? बाज बहादुर। ये बाज बहादुर वही है जो मालवा का शासक था, जो मांडू का शासक था। और रानी रूपमती और बाज बहादुर, इन दोनों की बहुत ज्यादा प्रेम कहानी है। कभी मांडू जाएं और इस प्रेम कहानी से आप अछूते रह जाएं, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। आप जाएंगे तो शुरुआत ही रानी रूपमती के महल से होती है। और रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि संग्रामपुर में है। कभी मौका मिला तो मैं मालवा की हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, सारंगपुर जो राजगढ़ में है वहीं समाधि है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बाज बहादुर से रानी दुर्गावती का 3 बार युद्ध हुआ। और बाज बहादुर ने पहली बार 1956 में कोशिश की थी रानी दुर्गावती को हराने की। पर यहीं पर आपको बता देता हूं, अकबर आ गया। अकबर आ गया, देख रहे हैं आप, 1956 अकबर का शासन आ गया। और अकबर ने अपना युद्ध अभियान सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया और अंत भी मध्य प्रदेश में किया। अकबर के अभियानों की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई है और अंत भी मध्य प्रदेश से हुआ है। आपको एक बात यहां पे बताता चलता हूं कि भैया शुरुआत कहां से हुई? मालवा से हुई, बाज बहादुर के अगेंस्ट। यहां बाज बहादुर का नाम आया इसलिए मैंने आपको बताया 1561 1561। और अगली बात आती है, अंत भी यहीं से हुआ 1601 बुरहानपुर के किले में, आसिरगढ़ के किले में जो इन्होंने हमला किया था वहां पे। मतलब मेरी बात समझ गए क्या? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और इसी बीच रानी दुर्गावती के ऊपर भी हमला करेगा कौन? अकबर, अपनी विजय यात्रा के दौरान। उसके पहले बल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे बल्लभाचार्य, दुर्गावती के समय गढ़ा आए थे। यहां गढ़ा का मतलब जबलपुर है हर जगह। ठीक है, और दुर्गावती ने 108 गांव उन्हें दान में दिए थे। अगली बात, 1564 में दमोह में सिंगोरगढ़ के किले में अकबर ने आक्रमण कर दिया। यह राजधानी थी। 1564 1564 आपको पता है अकबर की सेना का नेतृत्व तो आसफ खान ने किया था। यह बात भी आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिए। अकबर ने आसफ खान को भेजा कहां? रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रानी दुर्गावती ने वीर नारायण देव को चौरागढ़ भेज दिया। तो चौरागढ़ कहां है सर? सर आप तो बार बार नए नए नाम ले रहे हो। तो चौरागढ़ है नरसिंहपुर में, एक किला है। और ध्यान रखिएगा सिंगोरगढ़ दमोह में है। आप मैप में देखिएगा, ज्यादा दूरी नहीं है नरसिंहपुर और दमोह की। और उनको कहां भेज दिया? चौरागढ़। और खुद युद्ध में कूद गई। और 24 जून 1524 को, 24 जून 1524 यहां लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे है 1564 1564, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। 24 जून 1564 को वीर गति को प्राप्त हुई रानी दुर्गावती। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और रानी दुर्गावती के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में बालिका दिवस मनाया जाता है। आपको जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा, अभी आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी।
और ऐप के अंदर मिलेगी, ये बात दूसरी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो वहां पे ये 1524 करेक्ट रहेगा, 1564 रहेगा जहां डेथ हुई रानी दुर्गावती की, ये बात ध्यान में रखना है आपको। और इसके बाद आसफ खान ने चौरागढ़ के किले में जहां उनका बेटा था वहां भी हमला कर दिया, मतलब नरसिंहपुर में भी हमला कर दिया, क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और रानी दुर्गावती के शहीद के होने के बाद यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ बातें ये कि संग्राम शाह ने चौरागढ़ के किले नरसिंहपुर और दमोह का, देखिए संग्राम शाह ने चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर और दमोह का किला सिंगोरगढ़ का किला बनवाया संग्राम शाह ने, और संग्राम शाह की मृत्यु 1543 में हुई, ये बात मैंने आपको बता दी। और संग्राम शाह ने गढ़ा के निकट ही क्या किया था, संग्राम सरोवर का निर्माण भी कराया था। संग्राम सागर सरोवर के किनारे बाजनगढ़ एक जगह है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये बीच में मैंने इसलिए बताया रानी दुर्गावती को बताते ही बताते, क्योंकि मैं आगे आपको ये बताना भूल गया था कि संग्राम शाह ने ही चौरागढ़ का किला जो नरसिंहपुर का है वो बनवाया, क्योंकि चौरागढ़ में यहां आक्रमण हो रहा है। आपको क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए ना। और नरसिंहपुर का किला है चौरागढ़ का, वो भी संग्राम शाह ने, और सिंगौरगढ़ का किला भी किसने बनवाया, संग्राम शाह ने बनवाया था। और आप ध्यान रखिएगा कि संग्राम शाह ने गढ़ा मतलब जबलपुर के निकट एक संग्राम सरोवर का निर्माण कराया था, और वहीं बाजनागढ़ है, ठीक है, बाजनागढ़ सरोवर के किनारे ही है, इसका भी निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था। तो अगली बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि रानी दुर्गावती की समाधि कहां है, तो जबलपुर में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रानी दुर्गावती की समाधि कहां, जबलपुर, बरेला ग्राम जबलपुर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बज गई है। और रानी दुर्गावती के जो पुत्र थे वीर नारायण देव, इनके संरक्षक थे भोज कायस्थ, ध्यान रखिएगा। और ये चौरागढ़ के किले में आसफ खां से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि वीर नारायण देव भी शहीद हो गए थे। अब इनके बाद कौन सक्सेसर हुआ इनका, कैसे इनकी डायनेस्टी बनी, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज्यादा संभव हो सके। बहुत सारे बच्चों को साथ हमको जोड़ते रहिए, मैं आपको ऐसे ही डायनेस्टी को पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।